अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 109। बेटे लास्ट चैप्टर हमारा जो था वो था बायोमॉलिक्यूल्स, हमने ख़त्म कर लिया। आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया, डैट इज़ एंजाइम। चैप्टर नंबर 7 है, पेज नंबर 109 आप लोग ओपन करें। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंजाइम्स बहुत ईजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। Enzymes are remarkable proteins which speed up biochemical reactions that would otherwise occur at very low speed. In this chapter, we will study the unique characteristics of enzyme and uncover how they perform their work. We will also explore the various factors that influence their activity. What are enzymes? पहले तो ये पता होना चाहिए एंजाइम्स क्या चीज़ है बेटे। एंजाइम्स आर रिमार्केबली प्रोटीन, या आप ये कह सकते हो कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, ये वो बायोकेमिकल्स मतलब प्रोटीन्स हैं जो कि बेटे आपके केमिकल रिएक्शन जो हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जो हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। हमारी बॉडी में, प्लांट्स बॉडी में, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं ना, तो एंजाइम क्या करते हैं? उन रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, उन रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आता है बेटे? आगे हम डिटेल से, ये तो होगी एंजाइम की डेफिनेशन। आपने यही डेफिनेशन लिखनी है क्या कि एंजाइम्स आर रिमार्केबली प्रोटीन इन नेचर, दे कैन स्पीड अप द रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है मेटाबॉलिज्म। Metabolism is the sum of all chemical reactions that occur with an organism to sustain life. There are two subsets of metabolism, that is catabolism and anabolism. ये चीज़ हम पहले भी पढ़ के आ गए हैं, शायद अगर आपको याद हो तो। याद आ गई? Catabolism involves the breakdown of complex molecule into simpler one, releasing energy in the process. Examples include cellular respiration, in which food glucose molecule is broken into carbon dioxide and water to get energy. Next है lipolysis, in which lipid fat is broken into fatty acid and glycerol, which can be used for getting energy. Number 2, anabolism. Anabolism involves building up of complex molecule from simpler one. This process consumes energy. Examples include photosynthesis, in which carbon dioxide and water are joined to make glucose using sunlight. Oxygen is also produced as byproduct. Protein synthesis, in which proteins are formed by joining the amino acids. हमने क्या पढ़ लिया बेटी? हमारा छोटा सा एक टॉपिक था जिसकी मैंने अभी रीडिंग की, डैट इज मेटाबॉलिज्म। क्या पढ़ा हमने? मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या है बेटे। ये सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस है, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, इनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं बेटे? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है इसके अंदर दो तरह के जो है प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं कैटाबॉलिज्म, एक होते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, इनको हम लोग अब जो है मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों को आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डिफाइन करती हूँ, विद एग्जांपल करूँगी। पहला हमारे पास आता है कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म में बेटे क्या होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होके सिंपलर वन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है? लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है? सेलुलर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जो ग्लूकोज है, आपको पता है C6H12O6 जो है वो ब्रोक डाउन होता है, ब्रेक डाउन उसका हो जाएगा और उससे क्या चीज़ बन जाएगी? उससे आपके पास बन जाएगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर दूसरा जो आपको एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, डैट इज लाइपोलिसिस। लाइपो मीन लिपिड है, लिसिस मीन ब्रेक डाउन है। ये वो एग्जांपल है बेटे। इस एग्जांपल में ये प्रोसेस लिखा हुआ है लाइपोलिसिस, इसका मतलब होता है लिपिड या फैट्स का ब्रोक डाउन होना। तो लिपिड जो हैं जब वो ब्रोक डाउन होते हैं तो उससे क्या चीज़ बनता है बेटे? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है वो आपका बनता है, जिससे हम लोग फर्दर जो है सेल जो है वो अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है एनाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? ये बिल्कुल कैटाबॉलिज्म का रिवर्स है। कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ था? लार्जर मॉलिक्यूल जो थे वो ब्रेक डाउन हो रहे थे। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो मिक्सअप होके एक बड़ा सिंपलर वंस जो है वो बना देंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब होता है ज्वाइनिंग हो रही है, जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं complex molecule to form simpler one. कॉमन एग्जाम्पल इसकी फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है ना क्या होता है?
हमने डिटेल से पढ़ा, इसलिए मैं प्रोसेस पूरा लिख नहीं रही। हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर लेते हैं वो अर्थ से, सॉइल से, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। और ये प्रोसेस जो है ये क्लोरोफिल के अंदर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ें, यानी कि रिक्वायरमेंट कौन सी थी, एक सनलाइट एक क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बेटे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है C6H12O6, और साथ ऑक्सीजन जो है वो एज ए बाय प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है। यानी कि दो कम्प्लेक्स मालिक्यूल से आपके पास एक सिंपल मालिक्यूल डेट इज शुगर जो है वो बन गया। दूसरी एग्जांपल इसमें क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज हो रहे हैं, अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, जब आपके पास अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो बेटे क्या बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस बनते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ाया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। आपने इन दोनों की डेफिनेशंस करनी है और इनकी एग्जांपल्स करनी है, क्लियर है। नेक्स्ट अब ये आपको एग्जांपल भी दी हुई है, यानी कि देखो ये लार्जर मॉलिक्यूल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये सब अलग अलग हो गए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए, तो दिस प्रोसेस इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इसी तरह ये छोटे छोटे यूनिट्स थे तो ये कंबाइन हो गए और उन्होंने एक लार्जर मॉलिक्यूल बना लिया, दिस इज एनाबॉलिज्म, क्लियर। और इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक, हमारा जो आज का टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम भी था डैट इज एंजाइम, हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर एंजाइम बेटे, enzymes are biological catalysts that speed up chemical reaction in living organisms without being consumed in the process. They are primarily protein and are highly specific to their substrate. The molecules that undergo enzyme control reactions, most enzymes can speed up reactions millions of time faster than अनकैटलाइज रिएक्शन। मैंने आप लोगों को भी क्या रीडिंग करके बेटे बताया है, मैंने आपको रीडिंग करके बताया है एंजाइम्स के बारे में। वही डेफिनेशन है जो मैंने पहले भी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ाई थी। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटे, एंजाइम जो है दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, कैटलिस्ट जो है क्या उनका काम क्या होता है, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए जो है यूज़ होते हैं। तो एंजाइम भी जो है बेसिकली कैटलिस्ट ही हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंजाइम्स यूज़ करते हैं। दे आर प्राइमरली प्रोटीन, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं और हाईली स्पेसिफिक होते हैं टू देयर सबस्ट्रेट, ठीक है। और हर जो रिएक्शंस है अगर वो एंजाइम उनके साथ हों तो वो स्पीड अप हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। जो रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा मिलियंस टाइप भी जो है वो फास्टर उनका रेट हो जाता है अगर उनके साथ जो है एंजाइम रिएक्ट करें। आगे हमने जो टॉपिक पढ़ना है डैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, के एंजाइम के करैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, वो सारे अब हम पढ़ेंगे। पहला करैक्टर है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन, टिपिकली दे कंटेन 100 to 1000 एसिड्स। एक एक स्टेप बाय स्टेप ही मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग जो है वो एकदम आपके ऊपर बर्डन नहीं आए। पहला करैक्टर बेटे हमने क्या पढ़ा, केमिकल, इसका नेचर पढ़ा कि एंजाइम का नेचर क्या है, एंजाइम हैं क्या। तो आपने बताने हैं एंजाइम्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, इनके अंदर 100 से लेकर 1000 तक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर हो गया। नंबर 2 करैक्टर हमने पढ़ना है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। Enzyme possesses a three-dimensional globular structure. This structure allows them to form active site that can bind specifically to substrate. इनका स्ट्रक्चर जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। कौन सा होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और ये इस स्ट्रक्चर की वजह से एंजाइम जो हैं वो अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ जाके ज्वाइन हो जाते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है मैं आपको भी डिटेल से बताती हूँ बेटे, आपने परेशान नहीं होना। Specificity of enzyme. Enzymes are highly specific to the reactions they catalyze. They are also very specific for the nature of substrate. For example, the enzyme amylase specifically catalyze the breakdown of starch into sugar. हर एंजाइम जो है वो अब डिफरेंट रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक होता है। यानी कि कोई भी रिएक्शन है, अगर वो एक कोई भी एंजाइम है, आपको मैं बता रही हूँ कि एंजाइम का नाम है ए एंजाइम, तो एंजाइम ए वही काम करेगा जो वो कर सकता है।
ठीक है ना। जैसे डॉक्टर है, उसने पेशेंट ही देखने हैं, अब डॉक्टर आपकी ऑटोमोबाइल तो ठीक नहीं कर सकता ना। इसी तरह एंजाइम का जो काम होता है, एंजाइम ने वही परफॉर्म करना है जो उसका है, जो उसके लिए स्पेसिफिक है। ये नहीं है कि अब ए एंजाइम का ये वाला स्पेसिफिक काम था, लेकिन मैंने कोई और भी वर्किंग, कोई और बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे मुझे एंजाइम रिक्वायर्ड है कोई और रिक्वायर्ड, लेकिन मैं एंजाइम ए को भी वहाँ पे लेके जा रही हूँ और उसी से वर्किंग कर रही हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एंजाइम जो है वो अपने रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है, जो उसको टास्क दिया जाता है वही काम उसने करना होता है। कॉमन एग्जाम्पल इसकी एंजाइम अमाइलेज जो है आपको दी हुई है। अमाइलेज का काम क्या होता है बेटे, ये एंजाइम कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं कौन से रिएक्शन को, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा एंजाइम अमाइलेज कोई और काम नहीं कर सकता, उसका एक ही काम है क्या, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट आता है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। एंजाइम कैन बी क्लासिफाइड बेसिस ऑन द लोकेशन वेयर द फंक्शन। इंट्रासेलुलर एंजाइम ऑपरेट विद इन द सेल, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। Extracellular enzymes are secreted outside the cell to catalyze reaction. For example, enzymes secreted by the cell of stomach wall into stomach cavity for the digestion of food. एंजाइम को हम लोग बेटे दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक है इंट्रासेलुलर और एक है एक्स्ट्रासेलुलर। नाम से पता चल रहा है, इंट्रा मीन विद इन, इनसाइड। वो एंजाइम जो सेल के अंदर फंक्शन कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर, यानी कि विद इन द सेल। और इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, एंजाइम ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कि सेल की रिस्पायरेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा आपका क्या आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर बेटे वो हैं जो सेल के बाहर, आउटसाइड ऑफ द सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल क्या है, इनकी कॉमन एग्जांपल बेटे वो डाइजेशन, हम जब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो हमारे स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो है सेल के अंदर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रासेलुलर एंजाइम हो जाएंगे। अगर वो आउटसाइड द सेल होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे आपका आता है को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स। क्या आते हैं बेटे, को फैक्टर ऑफ एंजाइम। मैनी एंजाइम रिक्वायर एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल टू बी एक्टिव। Such non-protein molecule are called cofactor. There are two main group of cofactor: inorganic and organic cofactor. Inorganic cofactor include metal ion like iron and magnesium. The organic cofactor are of two types: prosthetic group and coenzyme. Prosthetic group tightly bind with the enzyme. Examples are certain vitamins, for example biotin and heme group. Coenzyme loosely bind to the enzyme and may be released during the reaction. Example include many vitamins and nucleotides NAD and NADP. मैंने अब क्या रीडिंग की टॉपिक की बेटे, मैंने पढ़ा को फैक्टर ऑफ एंजाइम। बहुत कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, मैंने तो आपको बेसिकली बताया था ना कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो कभी कभार एंजाइम के साथ एक एडिशनल पार्ट भी अटैच होता है जो कि फुली एक्टिव होता है, लेकिन ये एडिशनल पार्ट जो है ये प्रोटीन इन नेचर नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, ये नॉन प्रोटीन होता है। क्या होता है, नॉन प्रोटीन। तो ये जो नॉन प्रोटीन फैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है, मैंने क्या बात बताई है बेटे अभी, मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन कभी कभार एंजाइम के साथ एक अलर्ट से एडिशनल जो है एक पार्ट भी अटैच होता है जो कि नॉन प्रोटीन होता है। तो उस एडिशनल पार्ट को जो कि नॉन प्रोटीन इन होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और एक होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर बेटे उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर मेटल आइंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटल आइन। कौन कौन से मेटल आइन है, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड मैग्नीशियम, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में आयरन और मैग्नीशियम जो है वो वाले मेटल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया। दूसरी चीज की कौन सी, ऑर्गेनिक फैक्टर। ऑर्गेनिक फैक्टर को अगेन हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक आपके आते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक आपका आता है कोएंजाइम। पहले हम बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है बेटे, ये ग्रुप एंजाइम के साथ टाइटली बहुत स्ट्रांगली जुड़ा होता है। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है, विटामिन। कौन सा विटामिन, बायोटीन और हाइम हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा था ना, वो वाला। ठीक है, हाइम ग्रुप। और फिर आपके पास आता है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं बेटे, ये लूजली बाइंड होते हैं। हमने ये प्रोस्थेटिक में मैंने बताया था ना टाइटली बाउंड, ये क्या होते हैं, ये लूजली बाइंडेड होते हैं एंजाइम्स के साथ। लूजली इनका मतलब ये कोफैक्टर की टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ना।
कोफैक्टर मैंने क्या कहा था, एक अलग से नॉन प्रोटीन फैक्टर जुड़ा हुआ है, तो ये उसी की आगे टाइप्स है ना। तो कोई एंजाइम जो है वो एक अलग से नॉन प्रोटीन पार्ट है ना जो, लेकिन इसमें मैंने आपको क्या बता दिया कि ये लूजली का मतलब होता है कि बहुत लूज है, उसके साथ लूजली अटैच होता है, और जब रिएक्शन हो रहा होता है तो ये भी हो सकता है कि ये पार्ट रिएक्शन के दौरान ही अलग हो जाए, उससे सेपरेट हो जाए, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो था वो टाइटली था, वो अलग नहीं होता ड्यूरिंग रिएक्शन, लेकिन कोई एंजाइम जो है वो ड्यूरिंग रिएक्शन ही उससे अलग हो सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में बेटे क्या क्या आता है, इसकी एग्जांपल में विटामिन्स आते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से, NADP। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी इसके करैक्टर जो एंजाइम के करैक्टर्स हैं वो अभी और बाकी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। आपने इस तब टॉपिक को जो है अच्छी तरह से करके आना है। हमने आज क्या पढ़ा, पहले मैंने एंजाइम की डेफिनेशन बताई, फिर मेटाबॉलिज्म में हमने कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म पढ़ाया, फिर मैंने आपको एंजाइम शुरू करवाया। इसमें पहले हमने एंजाइम की डेफिनेशन की, उसके बाद हमने इसके करैक्टर्स पढ़े, पहले हमने केमिकल नेचर, फिर इसका स्ट्रक्चर, देन हमने इसकी स्पेसिफिसिटी पढ़ी, फिर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम मैंने पढ़ाया, और इन द एंड मैंने क्या बता दिया आपको, कोफैक्टर। इन सब की डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ और इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है, इसको भी मैं रीड कर दूँ। सम RNA molecules also act in enzyme, such RNA is called ribozyme. Ribozyme are primarily found in ribosome. They are also found in specific virus and bacteria. ये एक अलग से चीज़ है, लेकिन आपने जितनी चीज़ें इधर नोट्स में लिखी होती है ना, आपके ब्लू कलर के ऐसे बॉक्स में, ये आपने लाजमी करनी होती है। इनमें से आपके बहुत सारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। कभी कभार कुछ RNA मॉलिक्यूल्स भी जो है वो बेटे एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। कभी कभार कुछ RNA मॉलिक्यूल्स भी जो है एंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं। इस तरह के RNA को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के RNA को हम लोग राइबोजाइम्स कहते हैं। वो RNA जो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, राइबोजाइम कहते हैं, ठीक है। राइबोजाइम जो है ये कहाँ मिलते हैं हमें, ये हमें राइबोसोम्स के अंदर जो है मिलते हैं। इसके अलावा ये वायरस और बैक्टीरिया के अंदर ही मिलते हैं। टॉपिक हमारा यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह कमिंग जो लेक्चर है उसमें मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगी, और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वो चलेंगे। बेटे आज के लिए इतना ही है। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। अल्लाह हाफिज़।